मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए बात करते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देखेंगे आज का पहला प्रश्न किस प्रकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों, मेरे द्वारा क्वेश्चन को किए जाने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठें और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, ताकि आप देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और देखें आपने अपने मन से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आपको यहाँ पर विषम शब्द चुनना है और विषम शब्द में पहला क्या है, प्रकाश, तरंग, ऊष्मा, ध्वनि। बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी ध्वनि। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, ये सभी दोस्तों ऊर्जा के स्रोत हैं। ये सभी किसके स्रोत हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। परंतु तरंग, तरंग यहाँ पर क्या है? विषम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग। बी इज द राइट आंसर। चलिए इसी का बी पार्ट पढ़ते हैं। कह रहे हैं बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर, इनमें से विषम शब्द को चुनना है। बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर, इसमें से विषम शब्द बताएं कौन सा आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं दोस्तों जल्दी से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बीमा। तो बीमा में क्या होता है कि पैसा को हमें क्या करना पड़ता है? इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है। इसी प्रकार भविष्य निधि में भी हमें पैसा क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। शेयर में भी पैसा लगाना पड़ता है। परंतु वेतन, वेतन में पैसा लगाना नहीं, बल्कि वेतन में पैसा मुझे मिलता है, वेतन में पैसा प्राप्त होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेतन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। अब ये जो आपके दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, इसमें आपको बताना है कि विषम कौन सा है। चार ऑप्शनों में से अलग कौन सा है, अलग आपको बताना है। देखिए इसमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान है। इन सभी की पहले आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए और जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें आप डिफरेंस देख लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें से विषम कौन सा है। आइए देखते हैं क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए और बी, ठीक है, आपस में अगल बगल हैं। बी और सी, डी और ई, सी और डी। चलिए ये तो ठीक है। आगे देखें क्या है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट यक्स, लेकिन यहाँ पर तो वी लिखा है, ठीक है। डी का अपोजिट डब्लू, ये डी का अपोजिट डब्लू। चलिए आगे है, इसमें क्या देखेंगे कि ए बी +1, जेड वाई -1, बी सी +1, वाई एक्स -1, ठीक है। डी ई +1, वी यू -1, ठीक है। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखेंगे, सी डी +1, लेकिन यहाँ पर वी और डब्लू यहाँ भी +1 हो गया है, जबकि होना क्या चाहिए था दोस्तों? -1। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर है, जो कि कह रहा है विषम अक्षर चुनिए। तो इसमें विषम कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बी देखेंगे, पार्ट बी।
पार्ट बी में भी क्या है, पार्ट बी में ए और एफ कितना जोड़ा गया है, +5, ठीक है। के, तो के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और पी की होती है 16, तो इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 5। आगे देखेंगे यू और जेड, तो यू की प्लेस वैल्यू मालूम ही आपको 21 और जेड की 26, तो कितना जोड़ा गया है, 5। इसी प्रकार आगे देखेंगे कि ई और एच, ई की प्लेस वैल्यू 5 और इसमें +5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, तो आई, ठीक है। यहाँ तक अभी तो सही है। आगे देखेंगे जरा ए और जे, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 और जे की प्लेस वैल्यू 10, 10 लिखा है 10, इसमें कितना जोड़ा गया है, 9। आगे देखेंगे के और टी, के की प्लेस वैल्यू 11 और टी की प्लेस वैल्यू 20, तो कितना जोड़ा गया है, 9। आगे देखेंगे यू और डी, तो यू की प्लेस वैल्यू होती है यू की 21 और 21 + 9 30, और 30 में अगर हम 26 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि प्लेस वैल्यू होती है डी की, ठीक है। आगे देखेंगे ई की प्लेस वैल्यू 5 और इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, यानी यन की प्लेस वैल्यू यन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है यल, इसका मतलब है 5 और 7 जोड़ा गया है, 7 5 12, तो यहाँ पर जब 7 जोड़ा गया है तो बस डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर विषम कौन है, डी, ठीक है, डी विषम है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसका इसमें डिफरेंस देख लो और इन दोनों का आपस में देख लो, ओ पी का देख लो, इनका देख लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसका ऐसे देख लो, इसका, अगर इनमें आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है अभय ने 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा की, फिर बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ गया और 9 किलोमीटर की यात्रा की। अभय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखेंगे जरा इसको। अभय उत्तर की ओर कितना जाता है, कह रहे हैं 9 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ जाता है और दोबारा बाएं मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। कहने मतलब अगर 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में भी कितने मिनट बाकी हैं। तो आप इस चीज़ को समझेंगे ज़रा। कह रहे हैं यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो ये बताओ अभी कितना बजा है। इसका मतलब है कि अभी कितना बजा है, 4:45। तो अब 50 मिनट बाद इस अभी कितना बजा है, जब 4:45 में आप 50 मिनट जोड़ देंगे तो अभी वर्तमान में बच जाएगा 5:35। यानी अब कितना बजा है, अब इस समय जो है वो 5:35 है। तो कह रहे हैं अगर अब 5:35 है तो 6 बजने में कितना मिनट बाकी है। तो आप देख रहे हैं कि 6 बजने में कितना मिनट बाकी है, 25 मिनट। यदि हम इसमें 25 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 6। तो सी इज़ द राइट आंसर। यानी कह रहे हैं कि 6 बजने में भी कितना मिनट बाकी है, 25 मिनट बाकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए।
कह रहे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसमें लिखा ADIP क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं। तो इन सभी की हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 1 और D की प्लेस वैल्यू 4, I की प्लेस वैल्यू 9 और P की 16 और इधर क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे कुछ समझ में आया, क्या कि 1 लिखा है 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर, और ये 4 लिखा है ये 2 का स्क्वायर है, ठीक। इसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर है 9, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16। तो अब जो आगे आएगा वो डेफिनेटली कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब 25। अगर 25 आएगा तो y आना चाहिए। अब देखो अगर y आएगा तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर या तो सी होगा और या तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर वाई होगा। अब आगे क्या होगा, 6 का स्क्वायर। अब अगर 6 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 36। अब अगर 36 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे। 26 घटा देंगे तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1। अब इधर मिलता है 10। 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 मतलब होता है हो जाएगा जे, यानी वाई जे इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वाई जे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संडे को 18, मानसून को 21, ईयर को 12, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। यदि संडे को 18, मानसून को 21, ईयर को 12, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे फटाफट और इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं संडे, यस UNDAY। इसमें क्या करना, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं, और दिया क्या गया है 6 × 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 18। मतलब जितने ये जो अक्षर हैं उनमें कितना गुणा किया गया है, 3 का गुणा किया गया है, तो यहाँ मिल गया 18। ठीक है, आगे देखेंगे। मॉनसून, MONSOON, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 × 3 तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे आगे। इसी प्रकार हमसे पूछा गया है थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। तो थर्सडे में आप देखेंगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं क्या करूँगा 8 × 3, तो 8 × 24, 24 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कथन सभी सेब संतरे हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। निष्कर्ष है कुछ सेब पपीते हैं, कुछ पपीते सेब हैं। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाए। कह रहे सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब क्या हैं, संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं, और कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। ठीक, एक ये फिगर बनाएंगे, एक इसका संभावना का चित्र बनाएंगे। ठीक है, सेब संतरा, और जिसको मना ना किया जाए तो उसको भी। ठीक है, कह रहे हैं कि जब तक किसी को किसी से मना ना किया जाए तब तक हम उसका एक संभावना का चित्र बना देंगे। आप देख रहे हैं ये रियल चित्र है पहला वाला। कह रहे हैं सभी सेब संतरे मैंने बनाया, सभी सेब संतरे हैं। फिर कह रहे हैं कुछ संतरे पपीते हैं, मैंने कहा कुछ संतरे पपीते हैं, लेकिन क्या कहीं पर सेब को पपीता से मना किया गया है, मैंने कहा नहीं, तो मैं दूसरा बना दूंगा सेब को पपीता से। लेकिन अब है क्या, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2, कह रहे दोनों में सही तो सही, अगर किसी एक में गलत तो गलत। चलिए देखेंगे निष्कर्ष क्या है। कुछ सेब पपीते हैं,
कुछ सेब पपीते हैं, तो कुछ सेब पपीते हैं यहाँ पर हैं क्या? नहीं है, यहाँ पर है। मैंने क्या कहा था, किसी एक में सही, दोनों में सही तो सही, एक में गलत तो गलत। तो देखो यहाँ पर कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। अगर दोनों में है तभी सही होगा। कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते सेब हैं, देखो पहले में नहीं है और इसमें है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि दोनों में सही होना चाहिए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राजीव अतुल का भाई है, ठीक है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से और इसका आंसर बताएंगे क्या आ जाएगा। कह रहा है राजीव अतुल का भाई है। चलिए इधर पे सॉल्व करते हैं जरा। कह रहे हैं राजीव अतुल का भाई है, ठीक है, अतुल का भाई है, ठीक है, भी भाई है तो हम बी बना देते हैं, ब्रदर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, तो सुनील की बहन है कौन है? सोनिया है, सोनिया हो जाएगी बहन, तो यहाँ पर हम ऐसा ही कर देते हैं, सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अतुल सोनिया का पुत्र है, तो सोनिया का कौन पुत्र है? अतुल। ये जो नीचे है वो अतुल की, सोनिया का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो बताएं कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो बताएं राजीव कौन है किसका? सोनिया का। तो आप देख रहे हैं जब अतुल पुत्र है और अतुल का भाई है राजीव, तो सोनिया का पुत्र कौन हो जाएगा? राजीव। तो राजीव जो है वो सोनिया का क्या है? पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुत्र इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? कथन है CTQRF, ठीक है। इसमें करना क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसमें एक परिवार बनाते हैं, ठीक है, जरा देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए ये क्या है? हमारा एक परिवार है, बहुत अच्छा खासा परिवार है, ठीक है, ये हमारा परिवार है, ठीक है, ये हो गया परिवार। अब इस परिवार में ये हो गया हमारा बच्चा, ठीक है, ये बच्चा हो गया, और ये हो गया पिताजी, ठीक है, ये पिताजी ने, इसको दादाजी मानते हैं, ठीक है, ये दादाजी है, और ये हमारे हो गए पिताजी, ठीक। इसी प्रकार क्या है? इसी प्रकार दो परिवार हैं, इसी प्रकार इस तरफ भी ये हो जाएंगे पिताजी और ये दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दादाजी हो गए, मैं कहने मतलब ये हो जाएगा हमारा बच्चा, ठीक है, ये पिता ये दादाजी और ये पिताजी, ठीक है, ये एक परिवार के हैं। और दूसरा परिवार हमारा ये भी दादाजी और ये भी पिताजी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इस परिवार में दो परिवार हैं, ये बीच से हो गई दरार, ठीक। अब अगर ये पिताजी और ये पिताजी कभी भी साथ में नहीं हो सकते, ये दादाजी और ये दादाजी कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, और बच्चा कहीं भी जा सकता है, बच्चा के लिए छूट है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ दादाजी हुए और पिताजी हुए तो हमेशा चलेगी किसकी? दादाजी की। अगर पिताजी हुए और बच्चा हुआ तो चलेगी किसकी? पिताजी की, ठीक है। इतनी बात समझेंगे ज़रा। पहला ये देखते हैं, पहला नंबर, ठीक है। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है क्यू और एफ, तो क्यू हमारा कहाँ है? ये। तो यहाँ पर मैंने देखा दादाजी है और क्या है? बच्चा, तो चलनी किसकी है? दादाजी की, ठीक है। लेकिन अब ये देखो कि यहाँ पर ये दूसरे परिवार के व्यक्ति हैं और ये देखो दूसरे परिवार के व्यक्ति हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत ही ये आसान ट्रिक है दोस्तों,
अगर इसे ऑफलाइन बैच में मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, एकदम आसानी से बस समझ में आता है बच्चों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम इसी में दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं टी और एफ। तो ये देखो टी है और ये एफ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दादाजी। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, दादाजी और बच्चा। तो चलनी किसकी है, दादाजी की चलनी है, ये तो बात पक्की है। ठीक, लेकिन अब दादाजी देखो किस परिवार के हैं। ठीक है, ये देखो, और सभी का मुंह एक ही दिशा में है। ठीक है, जिस इसका भी एक ही दिशा में और इसका भी एक ही दिशा में, इसका मतलब ये दोनों एक ही परिवार के हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखेंगे दो, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए आंकड़ों के अनुसार महीने की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है, रेलवे बहुत पूछता है डाटा सफिशिएंसी से। इसमें होता क्या है समझेंगे ज़रा। कह रहे हैं उस महीने का अंतिम दिन सोमवार को पड़ता है। सबसे पहला काम करना है कि ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, मतलब एक पढ़ेंगे। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। और ये देखना कि सिर्फ क्या हम ए नंबर एक पढ़कर आंसर निकाल लेंगे। अगर हम इसको नंबर एक पढ़कर आंसर निकाल लेते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, उसके बाद जब हम सेकंड पढ़ेंगे तो हम ए को भूल जाएंगे। जब हम सेकंड पढ़ेंगे तो ए को भूल जाएंगे। अगर हम इससे आंसर निकाल लेते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम ना पहले से आंसर निकाल पाए और ना दूसरे से आंसर निकाल पाए, तब करना क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर देखना होता है कि क्या हम इन दोनों को मिलाकर आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर हम मिलाकर आंसर निकाल रहे हैं तो सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, अगर मिलाकर निकाल पा रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों गलत हैं और दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। कह रहे हैं उत्तर दीजिए यदि कथन दो का डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर दोनों को मिलाकर भी प्रश्न का नहीं दे पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, कह रहे हैं अगर ये भी सही है और ये भी सही है, अब क्या करना है। अब यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। अब यहाँ पर आएगा या तो पहला और या दूसरा सत्य। वैसे या मतलब होता है आइदर और, लेकिन जब भी डाटा सफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर यही लगेगा या तो। कहने का मतलब है कि या आप पहला उठा लो तब भी आप आंसर ले आओगे, या आप दूसरा ले सकते हो तब भी आप आंसर ले आओगे। इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आई। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहला उठाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। दिए गए आंकड़े के अनुसार महीने की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। 8 तारीख को, अब हमें केवल पहला पढ़ना है, सेकंड को नहीं पढ़ना। कह रहे हैं उस महीने का अंतिम दिन सोमवार को पड़ता है। अच्छा, अब ये बताओ किसी महीने का अंतिम दिन अगर सोमवार को पड़ता है तो क्या आप बता देंगे कि उस महीने 8 तारीख को कौन सा दिन है। नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं मालूम है कि अंतिम महीना है कौन सा। हो सकता है वो फरवरी का हो, अगर फरवरी का हुआ तो 28 दिन हुए। अगर हो सकता है सन 2020 चल रहा हो तो वो फरवरी का 29 दिन भी हो सकता है। हो सकता है वो अप्रैल हो तो 30 दिन हो सकते हैं। हो सकता है वो अगस्त हो तो 31 दिन हो सकते हैं। अब ये बताओ, अगर उसमें 31 तारीख को सोमवार पड़ता है तो 8 तारीख को फिर दूसरा दिन होगा। अगर 30 को सोमवार पड़ता है तो 8 को दूसरा दिन। तो आप पहले से तो बता ही नहीं सकते हैं। तो आप पहले से नहीं बता सकते कि 8 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है। क्या बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अब पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है उस महीने का प्रथम दिन शुक्रवार को है। हाँ, ये बता सकते हैं कि कोई भी महीना हो, लेकिन अगर 1 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, 1 तारीख को क्या पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है। 1 तारीख को अगर शुक्रवार पड़ता है तो 8 तारीख को कौन सा दिन है। अगर हम इसमें +7 कर दें, +7 तो 8, तो 8 को भी क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। 8 को भी क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। 8 को भी कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो देखो मैंने दूसरे से बता दिया है, तो केवल दूसरे से आंसर आया है। ठीक है, बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक क्लब के 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का फैसला किया। कह रहे हैं हर बार कोई सदस्य खेल से हार जाता है
तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कोई भी मैच टाई नहीं हुआ। विजेता को निर्धारित करने के लिए कितने मैच खेले जाने चाहिए? एक कोई 30 लोगों की टीम है और 30 लोगों में बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या है, कोई मैच टाई नहीं हुआ है और एक सदस्य अगर हार गया तो उसको तुरंत बाहर कर दिया गया। तो आपको बताना है कि विजेता को निर्धारित करने के लिए कुल कितने मैच खेले जाने चाहिए, ठीक है। हम लोग सपोज दैट समझते हैं कि टीमें कितनी थी। हम लोग सोचते हैं 3 टीमें थीं, 1, 2 और 3 टीमें थीं, ठीक है। या हम ऐसे कह दें कि ए टीम थी और बी, अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन से अलग हटकर, और 3, मान लेते हैं 3 टीमें थीं। तो सबसे पहले छोटा सा कर लेते हैं कि 3 टीमों को निर्धारित करने के लिए हमें कितने मैच खेलने होंगे। तो मैंने कहा ए और बी का मैच करा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैंने कहा ए और बी का मैच कराया तो कितने मैच हुए? एक मैच, पहला मैच हुआ और ए बी को करा दिया। अब एक ए क्या हुआ, ए हार गया, बचा क्या? बी। अब हम बी और सी को करवा देंगे। अब अगर हम बी और सी को मैच करवा देंगे तो मान लेते हैं कि हमारा बी हार गया। अब अगर बी हार गया तो कौन जीत गया? सी जीत गया हमारा। तो यहाँ पर देखा कि 3 लोग जब थे तो हमें 2 मैच कराने पड़े। कितने लोग? 2 मैच, क्योंकि जो हार जाता है उसे हम हटा देते हैं। अच्छा, आगे देखेंगे। मान लेते हैं कि कितने लोग थे? 4 लोग, यानी ए, बी, सी और डी। चलिए मान लेते हैं सी और डी का मैच कराया तो सी हमारा हार गया और एक मैच कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे अब हम डी का करा देते हैं, क्योंकि जो जीतेगा वही मैच करेगा, जो हार जाएगा वो चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी का करा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ए और बी का करा दो। मान लेते हैं कि ए हार गया। अभी तक हमारे मैच कितने हो गए? 2। अब यहाँ पर बचा कौन? बी और डी बचा है। अब जो बचा है उसका करा दो, बी और डी का। जब बी और डी का कराया तो मान लेते हैं कि डी हार गया, ठीक है। तो 3 मैच। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने सदस्य थे उससे एक कम मैच कराने पड़ रहे थे। तो बस आपको यहाँ से लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अगर 30 सदस्य हैं तो आपको कितने मैच कराने होंगे? 29 मैच। तो बी इज़ द राइट आंसर, 29 इज़ द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 29, बी। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिसमें 6 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि इन दोनों भाषाओं में 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं? कह रहे हैं 15 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब 15 व्यक्ति जो थे उसमें से 3 तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते थे, 3 बेकार थे। तो पढ़ने वाले कितने थे? 12। अगर पढ़ने वाले व्यक्ति 12 थे, अब हमें जानकारी क्या दिया गया है कि 6 क्या पढ़ सकते हैं? फ्रेंच पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 क्या पढ़ सकते हैं? अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो 8 6 14। यहाँ हो रहे हैं पढ़ने वाले 14, लेकिन यहाँ दिया पढ़ने वाले 12। इसका मतलब 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक काम देखो, अगर 2 ज़्यादा है तो 2 ये क्या है? कॉमन है। 2 ये क्या हो जाएगा? कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? 6। और ये क्या बचेगा? 4। अब कह रहे हैं फ्रेंच पढ़ने वाले, तो ये हो जाएगा फ्रेंच। और ये क्या हो जाएगा? इंग्लिश पढ़ने वाले। और ये क्या हो जाएगा? इंग्लिश पढ़ने वाले। क्योंकि देखो ये हो जाएगा 6 फ्रेंच पढ़ने वाले और ये 8 इंग्लिश पढ़ने वाले। समझ में आ गया। क्वेश्चन है कितने व्यक्ति यथार्थतः सही से एक भाषा पढ़ सकते हैं? तो 6 4 10, क्योंकि 6 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सही से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और ये 4 हैं जो प्योर फ्रेंच पढ़ सकते हैं। तो 6 और 4 10। तो 10 इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा, अगर कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है, इसमें बताइए कुल कितने त्रिभुज। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 4। तो 4 इंटू 2 तो 8 त्रिभुज हैं इसमें। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12। तुरंत उसका डबल कर देना है। तो बस वही फिगर है ये। बस इसमें क्या है कि एक कोना पकड़कर लंबा कर दिया गया है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8, तो 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, 16 इज द राइट आंसर। वही फिगर है, बस इसको एक कोना पकड़कर खींच दिया गया है, तो 16 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक पासे की आकृति दी गई है, इसमें बी के विपरीत क्या आएगा? इसमें आप ऐसा करिए कि एक कॉमन उठा लीजिए, ठीक है, सबसे आसान करते हैं हम लोग, ए और ये उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि डी और डी क्या है? कॉमन है। इसके अलावा ए और ए कॉमन है। जब दो कॉमन होते हैं तो दोनों को क्या करो? हटा दो, और बाकी के बचे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बी का विपरीत क्या हो जाएगा? यफ। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा? यफ। ठीक है, मैंने क्या बताया? कोई भी दो पासे उठा लो, यानी मैंने ये दोनों उठा लिया, ए डी और डी कॉमन कॉमन हटा दो, तो बाकी बचे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ए, यानी यफ। बी का विपरीत यफ इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे 15, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एक्स वाई रेखा पर हो? ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगी। आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये दर्पण है। अगर यहाँ से मैं एक एरो ले गया हूँ, तो मैंने बताया कि जो वस्तु दर्पण के पास वो पास, जो वस्तु दर्पण के दूर वो दूर, और ये जो कोण होता है ये बराबर होता है। अगर कोई एरो ऐसे गया है तो तो दूसरा एरो कैसे जाएगा? ये जाएगा, ठीक है। तो बस अगर ये एरो ऊपर को ऐसे गया है तो ये एरो जाएगा। अब देखो ऐसा फिगर में किस में दिया है? इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एरो सही से दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।